कि वे मंच पे आए और अपनी कविता सुनाएं। वृंदा कपूर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वृंदा कपूर का। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं समस्त शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम वृंदा कपूर है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने कर्मवीर नामक एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की है सुनते सदा सबकी कही, मानते जी की है सुनते सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं इस जगत में अपनी आप ही, भूल कर वे कभी दूसरों का मुंह ताकते नहीं, कौन ऐसा काम वे कर जिसे सकते नहीं, जो अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आज कल करके जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में जो जी चुराते हैं नहीं, वही सच्चे कर्मवीर कहलाते हैं। थैंक यू। इसके पश्चात मैं अगली कवि प्रतीक्षा सचान से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आए और अपने शब्दों का जादू हम सब पर चलाएं। प्रतीक्षा सचान। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रतीक्षा सचान जी का। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक्षा सचान है। मेरा विद्यालय का नाम है कॉमर्स शाइनिंग स्टार्स अकेडमी। मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। आज का मेरा शीर्षक है माँ के बारे में। वही माँ जिसने हम लोगों को पेट में 9 महीने पाला है, उसने बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं। माँ मेरी प्यारी माँ, तू कितनी प्यारी है। जग है अंधियारा तू उजियारी है, शहद से मीठी है तेरी बातें, शहद से मीठी है तेरी बातें, आशीर्वाद है तेरा जैसे बरसात, आशीर्वाद है तेरा जैसे बातें, डांट तेरी है मिर्ची से तीखी, डांट तेरी है मिर्ची से तीखी, तेरे बिन जिंदगी है कुछ फीकी फीकी सी, तेरे बिन जिंदगी है कुछ फीकी फीकी सी। माँ मेरी माँ, ओ प्यारी माँ, तुम कितनी प्यारी हो, शहद से मीठी हैं तेरी बातें, माँ मेरी माँ। धन्यवाद। इसके पश्चात मैं अगले कवि अवनीत त्रिपाठी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया मंच पर आए और अपनी विलक्षण कविता सुनाएं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अवनीत त्रिपाठी जी का। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं इस पावन भूमि, भारत की पावन भूमि के बारे में कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भारत की वह पावन भूमि जिसका पहला स्थान है, महात्माओं की धरती है, यहाँ बनते अशोक महान है। इस भूमि में जन्मे राम, नदियों में बहता बुद्ध का ज्ञान, पावन गीता का सार यहाँ, विक्रमादित्य का विस्तार यहाँ, हरिश्चंद्र की सत्यता, महाराणा का राष्ट्र प्रेम है, भारत माता की संस्कृति और आदर्शों का मेल है। भरत सिंह शावकों के साथ यहाँ खेला करते खेल हैं, अर्जुन का धनुष महान यहाँ है, कर्ण का स्वाभिमान यहाँ, भक्त प्रहलाद की भक्ति है, रानी लक्ष्मीबाई की शक्ति है, श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, हर हर बम बम बोल शिवा ने जहां मोर्चा खोला था, पूरा देश मराठों का बन गया भयानक शोला था, जग जाहिर उनकी अपनी छापे मार लड़ाई थी, अनेकों बार मुगलों ने उनके आगे मुखी खाई थी। वीरों की कर्म भूमि है यह पावन परिपाटी, शूर वीरों की जन्मदाता चंदन है हमारी माटी। धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं अगली कवित्री वंशिका सिंह से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आइए और अपने कविता के मोतियों से हमारे मन को लुभाइए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वंशिका सिंह जी का।
नमस्कार, मेरा नाम वंशिका सिंह है। नमस्कार, मेरा नाम वंशिका सिंह है और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी पंक्तियों का शीर्षक है बेटियाँ। मोहब्बत के खातिर बनाई गई बेटियाँ, मोहब्बत के खातिर बनाई गई बेटियाँ, पर्दों से महफिल मिलाई गई बेटियाँ। मोहब्बत के खातिर बनाई गई बेटियाँ, पर्दों से महफिल मिलाई गई बेटियाँ, दहेज के खातिर जलाई गई बेटियाँ, किसी कठपुतली की तरह नचाई गई बेटियाँ। मोहब्बत के खातिर बनाई गई बेटियाँ, माँ बाप के सम्मान के खातिर मर गई बेटियाँ, हजारों गम दिल में समेटे हैं बेटियाँ, समाज के सामने मुस्कुराई गई बेटियाँ, किसी बिस्तर की तरह बिछाई गई बेटियाँ, मोहब्बत के खातिर बनाई गई बेटियाँ। जब ज़रूरत पड़ी उसकी तो सोते से जगाई गई बेटियाँ, ज़माने में अक्सर सताई गई बेटियाँ, औरों की खातिर बनाई गई बेटियाँ, मोहब्बत के खातिर बनाई गई बेटियाँ। महफिलों में किसी शोपीस की तरह सजाई गई बेटियाँ, लाखों जुल्म सहे उसने ज़माने के, फिर बाद में दोषी ठहराई गई बेटियाँ, मोहब्बत के खातिर बनाई गई बेटियाँ, पर्दों से महफिल में लाई गई बेटियाँ। नमस्कार। ये बहुत ही सराहनीय कविता थी। एक बार फिर से तालियों से इनका। इसी कड़ी में मैं वंश अवस्थी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने अनोखे अंदाज से मंच पर खूब सारी तालियां लूट कर जाइए। वंश अवस्थी के लिए जोरदार तालियां जाए। नमस्कार, मैं यहाँ बैठे सभी मंचासीनों को अपना नमस्कार करता हूँ। मैं यहाँ पर बैठे सभी कवियों को अपना नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम वंश अवस्थी है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज मैंने जो अपना संदेश चुना है, जिसको आपको बताने जा रहा हूँ, वो है माँ। माँ पे तो सब कविताएं लिखते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जान पाता कि माँ क्या सोचती है, वो माँ हमारे लिए क्या क्या करती है। और मैं अपनी पंक्तियों को चालू करने से पहले मैं अपनी माँ को 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ, हालांकि वो यहाँ पे नहीं आई हैं। कि तिल तिल को जोड़कर तुमने मुझे बनाया है, कि तिल तिल को जोड़ के तुमने मुझे बनाया है, मैं क्या तुम पे कविता लिख पाऊंगा। कि तिल तिल को जोड़ के तुमने मुझे बनाया है, मैं क्या तुम पे कविता लिख पाऊंगा। आज उसी की देन है जो आप सबके सामने उसके ऊपर 2 शब्द कह पाऊंगा। तो अब मैं अपनी कविता को चालू करता हूँ। मैंने इसको 2 अध्यायों में बांटा है। जब हम बच्चे थे तो हमारे लिए माँ क्या क्या करती है, तो पहला उसका है, मैं अध्याय चालू कर रहा हूँ। कि चेहरों पे झुर्रियाँ आ गई, कि चेहरों पे झुर्रियाँ आ गई, पर सोचती रहती हूँ बच्चों को आगे कैसे बढ़ाऊँ मैं। आजकल चलने में बहुत दर्द है, पर बापू को कैसे बताऊँ मैं। आजकल चलने में बहुत दर्द है, पर बापू को कैसे बताऊँ मैं। आखिर माँ हूँ ना, तो सोचती रहती हूँ बच्चों को ऐसे आगे बढ़ाऊँ मैं। आजकल चलने में बहुत दर्द है, बापू को कैसे बताऊँ मैं। नींद दूंगी तुझको अच्छी, कि नींद दूंगी तुझको अच्छी, भले गीले में सो जाऊं मैं। पल पल चिंता करती हूँ और शायद इसीलिए माँ कहलाऊं मैं। कि पल पल चिंता करती हूँ और शायद इसीलिए माँ कहलाऊं मैं। कि मैं आपको बताता हूँ, माँ हमारे हर सुख दुख में साथ रहती है। तो मैंने उसके लिए एक पंक्ति और लिखी है, ज़रा गौर से सुनिएगा। कि जो तू माँ कहकर मुझे पुकारे, कि जो तू माँ कहकर मुझे पुकारे, सारे कष्ट भूल जाऊं मैं। कि जो तू माँ कहकर मुझे पुकारे, सारे कष्ट भूल जाऊं मैं। अपने घुटनों का दर्द छोड़, अपने घुटनों का दर्द छोड़, बस तेरे साथ खेलने में लग जाऊं मैं। अपने घुटनों का दर्द छोड़, बस तेरे साथ खेलने लग जाऊं मैं। अब ये दूसरा अध्याय जो है वो हमारे इस उम्र का है, जब हम कुछ आनाकानी करते हैं। कि जब हमारी माँ है या वो कुछ ठीक से नहीं कर पाती, माँ कहते हैं माँ ये मत करना, ये मत करना, मतलब टोकने लगते हैं। तो मैंने उसी के लिए 2 पंक्तियाँ लिखी हैं।
कि अरे कम खत तू क्या खुद को संभालेगा, कि अरे कम खत तू क्या खुद को संभालेगा, जिसके सहारे तू जीते आया है आज इतना बड़ा हो गया, कि आज इतना बड़ा हो गया कि उसी माँ को धुतकारेगा, कि आज इतना बड़ा हो गया जो उसी माँ को धुतकारेगा जो तेरे दो पल बातों के लिए तरसती है, कि जो पल तेरे दो बातों के लिए तरसती है आज उसी से मुँह छुपाएगा, आज उसी से मुँह छुपाएगा। और ये अगला वो है जब हम लोग अपनी माँ से बातें छुपाने लगते हैं, अरे माँ क्या संभालेगी, हम लोग देख लेंगे थोड़ा आगे पीछे करके, तो मैंने उसके लिए लाइनें लिखी हैं, ये सच्चाई थोड़ा है। अरे मूर्ख, जिसके आंचल से तू जुड़ा है उसी से बातें छुपाएगा, कि अरे मूर्ख, जिसके आंचल से तू जुड़ा है उसी से बातें छुपाएगा, आखिर वो माँ है तेरी, तेरे चेहरे से ही सब समझ जाएगी, आखिर वो माँ है तेरी, तेरे चेहरे से ही सब समझ जाएगी। और ये आखिरी वो मेरा पहलू है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आजकल की जो नई जनरेशन है वो अपनी माँओं को एक अंधेरे, इसको मैं अंधेरा नहीं मैं आश्रम कहता हूँ, अब मैंने अपनी पंक्तियों में उसको अंधेरे के रूप में दर्शाया, क्योंकि आश्रम मैं अच्छा शब्द नहीं समझता, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, तो मैं इसको अंधेरे के शब्दों में आपको समझाने जा रहा हूँ कि जिस अंधेरे से मैं तुझको बचा के लाई अब डरती हूँ, कि जिस अंधेरे से मैं तुझको बचा के लाई अब डरती हूँ कि तू मुझे उस अंधेरे में छोड़ ना जाए, और शायद माँ कहने को मेरे कान तरस जाए, और शायद माँ कहने को मेरे कान तरस जाए, कि रोते रोते अरसों बीत गए, रोते रोते अरसों बीत गए, पर तेरा चेहरा मेरे सामने से ना जाए, और शायद माँ कहने को मेरे कान तरस जाए, और माँ कहने को कान तरस जाए। अब एक ऐसा वक्त आता है जब वो माँ जब उसका चलने का वक्त आ जाता है, लेकिन उसका बेटा उसको आश्रम से लेने नहीं आता, तो वो माँ क्या कहती है कि जब खबर पता लगेगी तुझको, कि जब खबर पता लगेगी तुझको तो खूब रोएगा चिल्लाएगा, बेटे तू मेरी एक बात जान ले, तू माँ के ऋण को कभी ना चुका पाएगा। बस एक आखिरी पंक्ति में बोल रहा हूँ कि पकवान पकौड़े बनाए हैं, कि पकवान पकौड़े बनाए हैं, पर डरती हूँ बच्चों को पसंद आएंगे या नहीं, कि पकवान पकौड़े बनाए हैं पर डरती हूँ बच्चों को पसंद आएंगे नहीं, अरे माँ अरे एक थम्स अप से ही उस माँ के दिन बन जाएंगे, अरे एक थम्स अप से ही उस माँ के दिन बन जाएंगे। थैंक यू। बहुत सराहनीय कविता थी। इसके बाद मैं सभी उपस्थित कवियों से जो यहाँ काव्य पाठ करने वाले हैं उनसे एक अनुरोध करूंगी कि समय की थोड़ी सी बाध्यता है, तो समय का ध्यान रखिएगा आगे से कि 5 या 6 मिनट से अधिक ना हो। इसी कड़ी में मैं अगली कवित्री को आमंत्रित करना चाहूंगी, अदिति कुशवाहा। अदिति कुशवाहा मंच पर आइए, अपनी सुंदर सी कविता सुनाइए। बीएनएसडी बालिका की अदिति कुशवाहा। चलो कोई। इसके बाद वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है, तो हम अगले कवि की तरफ बढ़ते हैं। शशांक सिंह। मैं शशांक सिंह को बड़े ही आदर से मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नमस्कार, मैं शशांक सिंह कक्षा 9 का छात्र कॉमर्स साइंस स्टार्स एकेडमी से हूँ। मैं आज एक शीर्षक पे कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है किताब। ये किताब है कबाड़ नहीं, ये किताब है कबाड़ नहीं। ज्ञान के ये स्रोत हैं, ज्ञान के ये स्रोत हैं। जब किताबों में है सब कुछ, जब किताबों में है सब कुछ, तो हम इसे क्यों भूल रहे हैं, तो हम इसे क्यों भूल रहे हैं।
किताब केवल 2 अक्षर का शब्द नहीं, छुपा है इसमें ज्ञान भरपूर। कभी तसल्ली से ढूंढो तो सही, कभी तसल्ली से ढूंढो तो सही। और किताब जो है वो हर देश की संपत्ति होती है। किसी देश कितना महान है ये उसकी यहाँ की किताबों से पता चलता है। और भारत में तो हम जानते हैं कैसी किताबें हैं। यहाँ पर गीता भी है, यहाँ पर रामायण भी है, यहाँ पर हर महाग्रंथ है। तो किताबों ने हमें क्या क्या दिया? किताबों ने हमें क्या क्या दिया? ज्ञान दिया, संज्ञान दिया, ज्ञान दिया, संज्ञान दिया। ऐसी किताबों को कभी फेंकना नहीं चाहिए, ऐसी किताबों को कभी फेंकना नहीं चाहिए, दिल से लगाना चाहिए। और अगर इस पंक्ति ने आपके दिल को छुआ हो तो ताली बजाइए। और भारत में आक्रमण जब भी होते हैं, चाहे मुगल हो चाहे ब्रिटिशर्स हो, हर किसी ने भारत के साहित्य पे आक्रमण किया। जैसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी, जिससे 90 लाख किताबें जल गई थी। लेकिन भारत कभी रुका नहीं है। और जब विदेश में लोग पढ़ना लिखना सीख रहे थे तब भारत के बच्चे बच्चे को रामायण कंठस्थ हुई। और इसी पर पंक्ति आ गई मेरी कि जब विदेश में सीख रहे थे लोग लिखना व पढ़ना, जब विदेश में सीख रहे थे लोग पढ़ना व लिखना, भारत आकर देखो, भारत आकर देखो, बच्चों को कंठस्थ रामायण, बच्चों को कंठस्थ रामायण। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय श्री राम। इसी कड़ी में मैं अगली कवित्री संध्या विश्वकर्मा को आमंत्रित करती हूँ मंच पर। संध्या विश्वकर्मा, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए संध्या विश्वकर्मा का। सभागार में उपस्थित सभी विद्वजन एवं मेरे सहभागी मित्रों, मैं शिवाजी इंटर कॉलेज की छात्रा संध्या विश्वकर्मा आपके समक्ष कुछ स्वरचित काव्य पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसका शीर्षक है पिता हमारा सम्मान। है समाज का नियम ही ऐसा, है समाज का नियम ही ऐसा कि पिता सदा गंभीर रहे। मन में भाव छुपे हो लाखों, मन में भाव छुपे हो लाखों, आँखों से न कभी नीर बहे। करे बात भी रूखी सूखी, करे बात भी रूखी सूखी, बस बोले बात हिदायत की। दिल में हो प्यार माँ जैसा, दिल में हो प्यार माँ जैसा, पर बनी अलग तस्वीर रहे। बिन पिता जिंदगी वीरान है, बिन पिता जिंदगी वीरान है। सफर तन्हा राह सुनसान है, वही मेरी जमी वही आसमान है, वही मेरी जमी वही आसमान है। वही खुदा वही मेरा भगवान है, मतलब कि इस दुनिया में वही मेरा अभिमान है, मतलब कि इस दुनिया में वही मेरा अभिमान है। मेरा संबल मेरी पूंजी वही मेरा सम्मान है। मैं क्यों छोड़ूं पिता का दामन, मैं क्यों छोड़ूं पिता का दामन। पिता के कदमों में ही मेरा जहान है, पिता के कदमों में ही मेरा जहान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब प्रस्तुति। इसी कड़ी में मैं अगले कवि सिद्धार्थ शुक्ला को मंच पर बेटा संध्या एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए संध्या जी के माल्यार्पण के लिए।
इसी कड़ी में मैं अगले कवि सिद्धार्थ शुक्ला को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि सिद्धार्थ शुक्ला आइए और अपने श्रीमुख से अपनी विलक्षण कविता सुनाइए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सिद्धार्थ शुक्ला जी का। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सिद्धार्थ शुक्ला कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं कामा सरस्वती इंटर कॉलेज सेक्टर सी से आया हूँ और मेरा शीर्षक अवधपुरी अयोध्या है। तट सरयू सुंदर शाम अवधपुरी में है, राम का पावन धाम अवधपुरी में। भगवान राम लिए जहाँ अवतार, पवित्र अति स्थल सरयू की धार। अयोध्या का करना दर्शन मात्र बन जाता सुखों का परम आधार। लिखा कण कण पर राम अवधपुरी में, आनंद का दाता सबका विदाता, कर देता भर देता झोली जो उसे पूजता। सुखी व जीवन और निर्मल मन, कष्ट कितना भी विकट कर देता। भजने से प्रभु का नाम अवधपुरी में, यहाँ पर बसता संतों का जमघट। नाम है एक ही जन जन के घट। धन्य कर लेते जीवन को सफल, धन्य कर लेते जीवन को सफल, लगाए नित्य जो राम नाम तट। धन्यवाद। बहुत खूब। इसी कड़ी में मैं अगले कवि शिवम तिवारी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शिवम तिवारी जी का। मेरा नाम शिवम तिवारी, कक्षा 11 का छात्र हूँ। यहाँ पर उपस्थित मेरे छोटे भाई बहन, अतिथिगण, प्रबंधक सर, प्रिंसिपल सर एवं टीचर सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आज की कविता भारत के वो शहीद वीर इतिहास के विषय में है। यदि अच्छी लगे तो तालियां बजाइएगा। किस किस की तारीफ करूं मैं, किस किस की तारीफ करूं, किस किस को वीर बताऊं मैं। लाखों वीर शहीद हुए हैं, किस किस की गाथा गाऊं मैं। वीर गौरव गाथा सुनाऊं मैं, वीर गौरव गाथा सुनाऊं मैं। भारत के इस पावन धरती पर, भारत के इस पावन धरती पर कितने कितने वीर सपूत हुए। उन वीरों का मैं क्या परिचय दूं, उन वीरों का मैं क्या परिचय दूं। उन वीरों को शीश झुकाऊं मैं, वीर गौरव गाथा सुनाऊं मैं, वीर गौरव गाथा सुनाऊं मैं। कभी वीरों का कवच बनूं मैं, कभी वीरों का कवच बनूं, कभी बनूं मूंगे की मोती। उनके मस्तक तिलक बनूं तो मन ही मन इतराऊं मैं। वीर गौरव गाथा सुनाऊं मैं, वीर गौरव गाथा सुनाऊं मैं। वीर ही नहीं वीरांगनाएं भी, वीर ही नहीं वीरांगनाएं भी खूब लड़ी थी डटकर जो। दुश्मन के खट्टे दांत किए, दुश्मन के खट्टे दांत किए। अतीत के एक बार मैं फिर खो जाऊं, वीर गौरव गाथा सुनाऊं मैं, वीर गौरव गाथा सुनाऊं। दूर किया फिरंगियों को हंसते हंसते बलिदान हुई। चने चबाने की नौबत उनकी, और क्या क्या बतलाऊं मैं। वीर गौरव गाथा सुनाऊं मैं, वीर गौरव गाथा सुनाऊं मैं। वीर शिवाजी महाराणा प्रताप, कभी वीर कुंवर की बारी थी। और महारानी लक्ष्मीबाई भी भारी थी। नाम कितने कितने गिनाऊं, वीर गाथा सुनाऊं, वीर गाथा सुनाऊं। धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं अगले कवि प्रखर पांडे को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्रखर पांडे मंच पर आइए और अपनी विलक्षण कविता सुनाइए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रखर पांडे जी का। नितिन
नित्यवंदनी माँ शारदे, नित्यवंदनीय माँ शारदे, मंचासीन अतिथिगण और मेरे प्रिय भाइयों बहन, कविता तो होती रहेगी। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जितना मिल गया पर्याप्त है, खुश है, और एक वो जो अपने हक के लिए लड़ते रहते हैं। तो मैं उस व्यक्ति का हूँ। जो तालियां मिली मुझको वो कम थी, और ये मेरा पहला काव्य पाठ है, प्रथम बार मंच पे आया हूँ, तो एक झिझक भी है मेरे अंदर। सर्वप्रथम 4 लाइनें हैं, अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। स्वार्थी है ये जग सारा, बस कृष्ण ही है सारथी हमारा। जो रण जीतना सिखा दे तुमको, वही असली साथी है तुम्हारा। एक प्रसंग मिला था, पढ़ा था मैंने, जब महाभारत हो चुकी तो भगवान श्री कृष्ण के पास एक संत गए। उन्होंने पूछा, भगवान आपका अवतार तो हुआ था इस धरती पर अधर्म के लिए, तो आपने ये महाभारत खुद क्यों नहीं लड़ी? आपने अर्जुन की सहायता करी, पर प्रत्यक्ष रूप से आप इस युद्ध में क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा, ये मेरा मित्र है, ये मित्र का युद्ध था, मैं इसमें सहायता करता या खुद लड़ता तो युद्ध जल्दी समाप्त हो जाता, इतना विनाश ना होता दोनों पक्षों का। तो उन्होंने कहा, मैं तो कुछ दिन रहूँगा, उसके बाद चला जाऊँगा। यदि मेरे मित्र को फिर ऐसा ही कोई युद्ध करना पड़ा तो वो कौन? तो इसका सीधा सा उदाहरण अपने भौतिक जीवन में भी ले सकते हैं। कुछ मित्र हमारे ऐसे होते हैं जो परीक्षा में सिर्फ नकल करा देते हैं, पास करा देते हैं, जबकि कुछ मित्र हमको तैयारी कराते हैं परीक्षा की हमारी, उसमें हमको जिताते हैं। मित्रता से एक शेर याद आता है कि ये दोस्ती सबको मिलती नहीं, और फिर हर दोस्ती सच्ची होती नहीं। अगर कोई गलती हो जाए तो भुला देना यार, अगर कोई गलती हो जाए तो भुला देना यार। हम मस्ती करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोई कोशिश नहीं। एक शेर और याद आता है इसी पर, माइक को फोकस करो, माइक पे बोलना है। हालात कैसे भी हों तुम मुस्कुराना सीखो, गम कितने भी हों पर भुलाना सिखाओ। अब तुम आज में जिया करो यार, अतीत के पन्नों को पलटाना सीखो। एक कविता है, छोटी सी है, वो सुनाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ो। मन में चाहत है शिखर छूने की, चाहत है कुछ नया करने की। कहते हैं पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, पर ये बात भी तुम जान लो, आग में तपकर सिर्फ सोना बनता है। ये जीवन एक रण है, लड़ना यहाँ हर क्षण है। हर व्यक्ति स्वयं में योद्धा है, बस करना उसको एक निश्चय रण है। नहीं मिली मंजिल तो कोई बात नहीं, नहीं मिली मंजिल तो कोई बात नहीं। हारा कौन जीता कौन, इतिहास में इसका स्थान नहीं। हारा कौन जीता कौन, इतिहास में इसका स्थान नहीं। अमिट इतिहास लिखा उसी पर, कौन लड़ा है कैसे। अमिट स्थान लिखा इसी, अमिट इतिहास लिखा इसी पर। नहीं मिली मंजिल तो कोई बात नहीं, हारा कौन जीता कौन, इतिहास में इसका स्थान नहीं। अमिट इतिहास लिखा इसी पर, कौन लड़ा है कैसे। सिरों पर सजा ताज किसके या कफन ओढ़ा किसने, इसका कोई सवाल नहीं। अगर मार्ग संघर्षों का चुना है तो तुमको जीवन पर्यंत लड़ना है। नहीं मिल जाती मंजिल तो ठीक, कोई बात नहीं। चलते चलते बस हमको एक अच्छे मुसाफिर बन के जाना है। एक दूसरी कविता थी, वो सुनाऊंगा तो समय हो जाएगा, उसकी 4 लाइनें सुन लीजिए। कि धारे हुए हूँ धीरज में, ये ग्रहण भी हट जाएगा। सितारा फिर किस्मत का कल आसमान में टिमटिमाएगा।
और महक उठूंगा पारिजात की भांति फिर से कल मैं। महक उठूंगा पारिजात की भांति फिर से कल मैं। उपरांत इस संघर्ष के मेरा व्यक्तित्व और प्रखर हो जाएगा। बहुत खूब प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इसी कड़ी में मैं अगली कवित्री अहिल्या रहमान जी को बुलाना चाहती हूँ। कविता करना है जिनकी शान, आ रही है अहिल्या रहमान। अहिल्या रहमान, चलिए कोई बात नहीं। इसी के साथ मैं अगली कवित्री स्नेहा सिंह को बुलाना चाहती हूँ। स्नेहा सिंह, आइए और मंच पे अपने मोती बिछाइए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए स्नेहा सिंह जी का। नमस्कार, मेरा नाम है स्नेहा सिंह। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। यहाँ पर बैठे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपको आज ऐसी कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है वक्त नहीं। वो वक्त जो आजकल हमारी ज़िंदगी में है ही नहीं। वो वक्त जो आजकल हमारी ज़िंदगी में है ही नहीं। वो वक्त जो हम अपने परिवार के साथ बिता ही नहीं सकते। वो वक्त जो हम अपने परिवार के साथ बिता ही नहीं सकते। मैं उस वक्त के बारे में आपको कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि हर खुशी है लोगों की आंखों में, हर खुशी है लोगों की आंखों में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं। माँ की ममता का एहसास तो है हमें, माँ की ममता का एहसास तो है हमें, पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं, पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं। बड़ी जोर की भूख है लगी, बड़ी जोर की भूख है लगी, पर खाने का भी वक्त नहीं। पैसों के लिए इतना भागे, पैसों के लिए इतना भागे कि अब रुकने का भी वक्त नहीं, कि अब रुकने का भी वक्त नहीं। पैसों के लिए इतना भागे कि अब रुकने का भी वक्त नहीं। दिल है गमों से भरा हुआ, दिल है गमों से भरा हुआ, लेकिन रोने का भी वक्त नहीं। सारे नाम मोबाइल में, सारे नाम मोबाइल में, पर एक दोस्ती के लिए वक्त नहीं। तू ही बताए जिंदगी, तू ही बताए जिंदगी, कि पल पल मरने वालों को अब 2 पल जीने का भी वक्त नहीं। तू ही बताए जिंदगी, कि पल पल मरने वालों को अब 2 पल जीने का भी वक्त नहीं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। इसी के साथ मैं अगली कवित्री श्रेया पाल जी को बुलाना चाहूंगी कि वो इस कविता की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और अपनी कविता सुनाएं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रेया पाल जी का। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया पाल है। मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है कामत ग्रुप और मैंने ये स्वयं लिखी है विद्यालय एक मंदिर, है विद्यालय एक मंदिर, शिक्षक हैं इसके भगवान, शिष्य हैं विद्या मंदिर के, है हमको ये अभिमान। नित्य सिखाता है ये हमको, नित्य सिखाता है ये हमको अनुशासन और ज्ञान, इसीलिए करते हैं हम इस विद्यालय का सम्मान। पुस्तक नहीं है ये जीवन का आधार, इसके अध्ययन से ही होगा जीवन का उद्धार। कलम नहीं है ये एक तलवार, इसके माध्यम से ही लिखना है जीवन का सार। जिद है इनकी विद्यार्थियों को बनाना एक ऐसा इंसान जिनकी रोशनी से हो जाए रोशन ये सारा जहान। शब्द हैं बचते नहीं, करूं कैसे मैं बखान। उत्तम शिक्षा उत्तम ज्ञान यही है इनकी पहचान। करते हैं सदा विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना, बस इसीलिए ये कामत ग्रुप है सबसे महान, बस इसीलिए कामत ग्रुप सबसे महान। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसी के साथ मैं अगली कवित्री
अंशिका सिंह को बुलाना चाहूंगी। अंशिका सिंह आइए और शब्दों की छटा बिखेरिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अंशिका सिंह जी का। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया एवं समस्त शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम अंशिका सिंह है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली इस दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नजर में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बूझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। जाने दो, आगे बढ़ने दो, हमें मत रोको, हम आज़ादी के दीवाने हैं। हम भारत माता की सेवा में अपना जी जान लगाएंगे। धन्यवाद। बहुत ही खूब प्रस्तुति। इसके पश्चात मैं आयुष वाजपेयी जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे मंच पर आए और अपने शब्दों रूपी मोतियों से कविता रूपी माला को पिरोइए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आयुष वाजपेयी जी का। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम आयुष वाजपेयी है। मैं हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल नारागांव कानपुर के कक्षा 12 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कविता के माध्यम से अपना परिचय एवं अपनी कुछ इच्छाएं जाहिर करना चाहता हूँ कि तुम यदि अकबर के वंशज हो, मैं भी राणा का भाला हूँ। तुम यदि अकबर के वंशज हो, मैं भी राणा का भाला हूँ। तुम महबूबा की ताकत हो, मैं अटल जी की वो ज्वाला हूँ। मैं हूँ चेतक रणभूमि का, मैं भगत सिंह निराला हूँ। मैं आदि पुरुष इस कलयुग का सब संभव करने वाला हूँ। मैं आदि पुरुष इस कलयुग का सब संभव करने वाला हूँ। मैं कलम हूँ तुलसीदास की, मैं एक किरण हूँ आस की। मैं परस हूँ ब्राह्मण शिरोमणि का, वो नक्षत्र हूँ रोहिणी का। शिव शंभु का अजगर हूँ, मैं ब्रह्मदेव का अनुभव हूँ। उसके हूँ कुंजल कवच, इंद्र बने जिसके भिक्षुक। मैं लक्ष्मीबाई की सेना हूँ, मैं लक्ष्मीबाई की सेना हूँ। मैं हनुमान सी सेवा हूँ, अग्नि हूँ कलाम की। मैं शोभा हिंदुस्तान की, सीमा पर अब्दुल हमीद हूँ। हाँ, मैं हूँ पुजारी हिंदी का, उर्दू का भी मुरीद हूँ। इतना सा है मेरा परिचय कि सीधा साधा इंसान हूँ। आप भी कहिए गर्व से मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ। आप भी कहिए गर्व से मैं पूरा हिंदुस्तान। अपनी कुछ इच्छाएं प्रस्तुत करना चाहूंगा कि मैं भी भारत माँ का बेटा सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। मैं भी भारत माँ का बेटा सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। पल भर में हूँ अग्नि प्रखर, मैं पल में बहता पानी हूँ। दिल में कुछ अरमान लिए मैं लिखता गाता फिरता हूँ। भारत माँ के घावों की मैं व्यथा सुनाता फिरता हूँ। दुनिया में सबसे न्यारा मेरा भारत देश है। ये एक तिरंगा जान मेरी, यही तो परिवेश है। पर कुछ गुलाब के कांटों ने मुझको बहुत रुलाया है। जब जब अच्छाई दिखलाई उन्होंने मुझे सताया है। कुछ इच्छाएं मेरी भी हैं, सरकार उन्हें पूरी कर दो। आया हूं मैं द्वार आपके, मेरी खाली झोली भर दो। पहली इच्छा पर गौर फरमाइएगा कि कुछ इच्छाएं मेरी भी हैं, सरकार उन्हें पूरी कर दो। आया हूं मैं द्वार आपके, मेरी खाली झोली भर दो। इन बेटियों को माल नहीं मान बना दो आंगन का। घर का कोई सामान नहीं, सम्मान बना दो आंगन का। ना बिके आबरू अब इनकी यूं खुली बाजारों में, ना आए खबर खुद पीरन की अब कभी अखबारों में। किसान के घर को बिजली खुशहाली से तुम रोशन कर दो। ना भूखा सोए बेटा उसका इतना दो सक्षम कर दो। ना भूखा सोए बेटा उसका इतना दो सक्षम। दो दो रोटी मिले सभी को इतना सा तुम काम करो। दो दो रोटी मिले सभी को इतना सा तुम काम करो। विस्थापित कश्मीरियों के घर फिर से उनके नाम करो। और पुस्तकों से बेदखल करो कुछ अर्ध सत्य इतिहास को। जो झूठ है, जो तुच्छ है, उस गंदे उपहास को हमको भी बतलाओ। हमको भी बतलाओ राणा की अमर कहानी वो, राष्ट्रहित सर्वोपरि मंगल की अखिल जवानी वो।
कुलभूषण को वापस लाओ या बजवा दो रण की भेरी, मर मर कर जीता होगा ना करो तनिक भी देरी। नहीं हूं मैं वेद व्यास नहीं इतना ज्ञानी हूँ, बस भारत माँ का बेटा हूँ एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, बस भारत माँ का बेटा हूँ एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अगर समय हो तो एक कविता और पढ़ना चाहूंगा छोटी सी। सच में जिन भी कवियों ने और कवियत्रियों ने आज काव्य पाठ किया है, सभी की भावनाएं इतनी शुद्ध है, सभी के शब्दों का चयन इतना अद्भुत है कि जो वाकई में बहुत सराहनीय है। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इसी कड़ी में मैं अगली कवियत्री विदिता जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो मंच पर आए और हम सबका मन मोह ले जाएं। विदिता जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन और मेरे प्रिय सभी सहभागी मित्रों, आज मैं आपको सत सत प्रणाम करती हूँ। मैं शिवाजी इंटर कॉलेज की छात्रा विदिता अवस्थी आज आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरे भारत का इतिहास। इसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से है। आज देश हमारा आजाद है, आज देश हमारा आजाद है, इसका अपना इतिहास है, इसका अपना इतिहास है। ना जाने कितने सैनिक लड़े जंग में इसकी, ना जाने कितने सैनिक लड़े जंग में इसकी, ना जाने कितनों ने बेटे खाकर भारत माँ की जयकार करी, और ना जाने कितनों ने बेटे खाकर भारत माँ की जयकार करी। यहाँ नवयुवक गोलियां यहाँ पर खाते थे, नवयुवक गोलियां यहाँ पर खाते थे, और खून से लथपथ सैनिक भी जयकार भारत की लगाते थे, और खून से लथपथ सैनिक भी जयकार भारत की लगाते थे। इस देश में गांधी और जवाहर जी जैसे क्रांतिकारी भी आए थे, इस देश में गांधी और जवाहर जी जैसे क्रांतिकारी भी आए थे। सत्य हिंसा का पाठ पढ़ाकर अंग्रेजों से हमें बचाया था, तो कुछ जवान जैसे नवयुवकों ने सूली पर खुद को लटकाया था, तो कुछ जवान जैसे नवयुवकों ने सूली पर खुद को लटकाया था। आज इतिहास में नाम इन्हीं के स्वर्ण अक्षर में लिखे जाते हैं, आज इतिहास में नाम इन्हीं के स्वर्ण अक्षर में लिखे जाते हैं। आओ चलो हम खाए कसम ये, आओ चलो हम खाए कसम ये, इस बलिदान की भूमि को हम स्वर्ग से सुंदर बनाएंगे, इस बलिदान की भूमि को हम स्वर्ग से सुंदर बनाएंगे। आज हिंसा और असत्य पर, आज हिंसा और असत्य पर मिलकर रोक लगाएंगे। जहां हमें अपवाद लगे वहां पर सवाल उठाएंगे, और जहां हो भ्रष्टाचार बढ़ा वहां डट के सामने आएंगे, वहां डट के सामने आएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं अगली कवियत्री आराध्या तिवारी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो मंच पर आए और अपनी कविता से मंच की शोभा बढ़ाएं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आराध्या तिवारी का। नमस्कार, मेरा नाम आराध्या तिवारी और मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। यहाँ पर बैठे सभी दर्शकों को और मंचासीन को मेरा प्रणाम।
और मैं माँ सरस्वती के चरणों में स्पर्श करते हुए आज अपनी कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी। चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं, चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं, जिधर ना हो कोई गम, जिधर ना हो कोई गम वो जगह ढूंढते हैं, जिधर ना हो कोई गम वो जगह ढूंढते हैं। बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में यारो, बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में यारो, चलो जमी पे कहीं हम जगह ढूंढते हैं, चलो जमी पे कहीं हम जगह ढूंढते हैं। छूटा संग कितनों की जिंदगी की जंग में, छूटा संग कितनों की जिंदगी की जंग में, चलो इनके दिलों में हम जगह ढूंढते हैं, चलो उनके दिलों में हम जगह ढूंढते हैं। बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरे में, बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरे में, चलो अंधेरी रात की हम सुबह ढूंढते हैं, चलो अंधेरी रात की हम सुबह ढूंढते हैं। कृपया गौर फरमाइएगा, चांद पंक्तियां आपके सामने और रख रही हूं इसी कविता से जुड़ी। बहुत सी ठोकरें खानी पड़ती हैं हमें जिंदगी में, बहुत सी ठोकरें खानी पड़ती हैं हमें जिंदगी में, बहुत सी इच्छाएं यहाँ दिल में दफनानी पड़ती हैं, बहुत सी इच्छाएं यहाँ दिल में ही दफनानी पड़ती हैं। खुद से रुकना हमेशा मना होता है यहाँ, खुद से रुकना हमेशा मना होता है यहाँ, इस कारण हम हमेशा चलते रहते हैं, इस कारण हम हमेशा चलते रहते हैं। आस पास सब होते हैं, आस पास सब होते हैं, फिर भी अकेलापन खलता है, फिर भी अकेलापन खलता है। आसान नहीं होती जिंदगी जीना, आसान नहीं होती जिंदगी जीना, लेकिन फिर भी जीना पड़ता है, लेकिन फिर भी जीना पड़ता है। धन्यवाद। मैंने अपने डायरेक्टर सर के लिए एक छोटी सी शायरी लिखी थी, तो मैं इस शायरी को सुनाने के लिए डायरेक्टर सर की अनुमति चाहूंगी। हिंदी सही सरोवर, हिंदी सही सरोवर, निज पंकज रोज खिला करते हैं, निज पंकज रोज खिला करते हैं, खिलकर अगदित प्रसून, खिलकर अगदित प्रसून निज मिट्टी में रोज मिला करते हैं, खिलकर अगदित प्रसून निज मिट्टी में रोज मिला करते हैं। मिलकर जिसने निज सरोज की आभा को चमकाया है, मिलकर जिसने निज सरोज की आभा को चमकाया है। धन्यवाद है हमारे डायरेक्टर सर को, धन्यवाद है हमारे डायरेक्टर सर को, जिन्होंने इतना प्यारा कामत ग्रुप बनवाया है, जिन्होंने इतना प्यारा कामत ग्रुप बनवाया है। धन्यवाद। क्या प्रोनाउंसिएशन है, कितने अच्छे से क्या बोला है, बहुत बढ़िया। मैं कह रही कितना अच्छा इसका उच्चारण है बच्चे का, और कितने कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से इसने सुनाया है, काबिले तारीफ है। बहुत थैंक यू। मैं आप सभी के सामने इस मीडिया का थोड़ा सा प्रयास बताना चाहता हूँ। जिस दिन से विकासिका का ये कार्यक्रम लगा, पहली बात तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम सुदीप दीक्षित है। मैं कामा शाइनिंग स्टार्स एकेडमी में प्रिंसिपल की जो कहते हैं कि पार्ट या प्ले करता हूँ, पर मैं बच्चों के बीच में अपने आप को रहना पसंद करता हूँ। तो मैंने ये देखा है कि इस बच्ची के द्वारा जो एफर्ट्स लगाए गए हैं, लगातार हर समय 10 बजे, रात को 10 बजे भी ये टीचर्स को अपने वॉइस मैसेजेस भेजती है कि इसमें आप इसको त्रुटि हो, कोई चीज़ें हो तो आप इसमें जो कमी हो वो बताइए। तो वी आर वेरी प्राउड फॉर आराध्या तिवारी एंड आई एम ग्लैड टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हु आर सिटिंग हियर। आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया बोला है और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों का सुन के। तो मुझे अभी तक माइक मिला नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों की तारीफ नहीं कर पाया। इट वॉज वेरी नाइस, इट वॉज वेरी गुड, थैंक यू। मैं आपका इसी कड़ी में मैं अगले कवि उत्कर्ष सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं। अब मैं सभी कवियों से अनुरोध करूंगी कि यदि कोई कवि कविता पाठ से रह गए हैं तो कृपया एक बार हमें सूचित कर दें।
इसी कड़ी में मैं अगले कवि संकल्प कुमार को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपनी कविता से मंच की शोभा को बढ़ाएं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए संकल्प कुमार जी का। सुप्रभात प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपको एक सुंदर सी कविता सुनाने जा रहा हूँ। इसका मुख्य शीर्षक है माँ की थपकी। इसमें कुछ गलतियाँ हो तो मुझे क्षमा करें। एक थपकी नींद ले आती है वो जब भी लोरी गाती है, एक थपकी नींद ले आती है वो जब भी लोरी गाती है, चेहरे के भाव को देख कर ही वो हर बात समझ हो जाती है, चेहरे के भाव को देख कर ही हर बात समझ हो जाती है। मेरी नादानी मेरी शैतानी, मेरी नादानी मेरी शैतानी, मेरी तोतली बातें बचकानी, देख कर मेरे बचपन में वो अक्सर ही मुस्काती है, देख के मेरे बचपन में वो अक्सर ही मुस्काती है। एक थपकी नींद ले आती है वो जब भी लोरी गाती है। बिगड़े जरा सी हालत मेरी, बिगड़े जरा सी हालत मेरी, चिंता में वो पड़ जाती है, बिगड़े जरा सी हालत मेरी, चिंता में वो पड़ जाती है। देखभाल में अक्सर मेरी सारी रात बिताती है, देखभाल में अक्सर मेरी सारी रात बिताती है। एक थपकी नींद ले आती है वो जब भी लोरी गाती है। खुद भूखी रह जाती है पर भूखा ना मुझे सुलाती है, खुद भूखी रह जाती है पर भूखा ना मुझे सुलाती है। खुद खाली पेट रह कर भी मुझको भरपेट खिलाती है, खुद खाली पेट रह कर भी मुझको भरपेट खिलाती है। एक थपकी नींद ले आती है वो जब भी लोरी गाती है। वो तपती धूप में छाया है वो प्यार की पावन माया है, वो तपती धूप में छाया है वो प्यार की पावन माया है। माँ की महिमा को तो खुद भगवान ने भी गाया है, माँ की महिमा को तो खुद भगवान ने भी गाया है। एक थपकी नींद ले आती है वो जब भी लोरी गाती है। उसके आशीर्वाद से ही, उसके आशीर्वाद से ही घर में हर दुख तकलीफ मिट जाते हैं, उसके आशीर्वाद से ही हर दुख तकलीफ मिट जाते हैं। माँ की मौजूदगी से ही तो, माँ की मौजूदगी से ही तो घर में खुशियाँ आती है, घर में खुशियाँ आती हैं। एक थपकी नींद ले आती है वो जब भी लोरी गाती है। थैंक यू। आज कार्यक्रम इतना यादगार कार्यक्रम रहा है, इसकी स्मृतियां हम लोगों के मानस पे अंकित हो गई और बच्चों की प्रस्तुति इतनी सुंदर और उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि मन अभिभूत हो गया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कामत ग्रुप को कि उन्होंने हम लोगों को ये स्थान, ये हवा दी जिसे हम लोगों ने साथ में साझा किया। और दोस्तों, प्रक्रिया ये जो पूरी हो रही है ये करीब करीब अब अंतिम सोपान की तरफ बढ़ रही है। तो अक्सर ऐसा होता है जब घर में बहुत शानदार खाना बनता है तो सबको बढ़ता है और लोग जी भर के खाते हैं, मगर जिसने बनाया होता है वो रह जाता है। तो अभी तक जिसने सबको परोसा व्यंजन, अब ये उसकी बारी है कि हम उसको भी खिलाएं, उसको भी ये मौका। तो मैं अब आवाज़ देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम की संचालिका श्रीमती सुश्री ईशानी तिवारी जी को कि वो आएं, अगर मैंने सही उच्चारित किया हो उनका नाम तो वो आएं और आकर अपने सुमधुर कंठ से हम लोगों को और अनुग्रहित करें अपनी कविता से, ताकि ये कविता अध्यक्षीय उद्बोधन, अध्यक्षीय कविता की तरफ बढ़कर अपने अंतिम सोपान तक पहुँचे। सुश्री ईशानी तिवारी। तो मैं सभी से सबसे पहले तो एक अनुरोध करना चाहूँगी कि मेरी थोड़ी सी लंबी कविता है तो मैं सबका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ बस। तो ये मैं अभी इसका शीर्षक तो नहीं बताऊँगी क्योंकि ये आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगी, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं शुरू करती हूँ। आज उनकी बात करूँगी जिस पे बातें तो बहुत हुई हैं
लेकिन उनकी बात किसी बात में कहाँ बयां हो पाएगी। चलो थोड़ा और इसमें एक कहानी की तरह से है ये कविता, थोड़ी सी लंबी है इसीलिए थोड़ी एक कहानी के रूप में है। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। एक लड़की के जीवन की किताब के सबसे अहम किरदार के पन्ने पढ़ते हैं। नहीं, किताब पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी बात सिर्फ चंद पन्नों में कहाँ हो पाएगी। 15 अगस्त 2006 आज़ादी का दिन, यस यूँ समझो उसकी आज़ादी छीनने का दिन। 10 साल बाद उसकी कोख में एक नन्ही सी जान पनप आई थी। 8वां महीना था, पर भाग्य को थोड़ी खुराफात सूझी थी। जब तबीयत बिगड़ी तो फटफट अस्पताल लेकर गए उसे, पर डॉक्टर ने कह दिया वो बच्चे या माँ में से किसी एक को ही बचा पाएंगे। मुश्किल बड़ी थी, सबकी जान हलक को आ चुकी थी। उससे तो होश भी नहीं था, वो इतनी तकलीफ में थी। पर सवाल ये था कि क्या वो नन्ही सी जान इस संसार में सांस ले पाएगी जो उसे माँ कह के बुलाएगी। अब याद तो नहीं है, पर सबसे सुना है कि अपनी बच्ची को देखकर खुशी से उसकी आंखें भर आई थी। हाँ, घर में लक्ष्मी आई थी। वो उस बच्ची से इतना प्यार करती थी कि एक पल को भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती थी। जिम्मेदारी तो बड़ी थी, पर बड़ी लगती नहीं थी, क्योंकि एक माँ के कंधों पर आई थी। जैसे जादूगर की जान उसके तोते में बसती है, वैसे ही उस जान की जान उस नन्ही सी जान में बसती थी। वो उसकी सारी, और बसती भी क्यों ना, वो उसकी सारी खुशियाँ, संसार और सारा नया जीवन बनकर आई थी। वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी हुई और अपनी माँ की कार्बन कॉपी बनती गई। लेकिन अब वो थोड़ी परेशान और चिंतित सी रहने लगी। नहीं समझे क्यों? अरे बेटी जवान होने को आई थी। बड़ी चंचल स्वभाव की लड़की थी, जहाँ जाती सबसे घुल मिल जाती। बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी होता सबको अपना दोस्त बना लेती। लेकिन ये उम्र तूफानी इसलिए भी कही गई है क्योंकि इस कच्ची पक्की सी उम्र में बहुत कुछ आता है और उसके ऊपर भी अब जिम्मेदारियां आई थी। लेकिन वो उनसे अनजान, नादान, अपने में रहती थी। दोस्त बहुत थे उसके, लेकिन झूठे। इस बात से बेचारी अनजान थी, बहुत परेशान सी रहती थी। अब किस्मत कुछ नए मोड़ लाई थी। उसका स्कूल बदला, नए स्कूल, नए दोस्त, नए एक्सपीरियंस, सब कुछ नया था। वो बहुत बेताब थी। पर कोविड आया और ऑनलाइन क्लास ने उसके सारे सपने खत्म कर दिए। लेकिन वो वक्त भी बीता और सर्दियों में जब स्कूल खत्म होने वाला था तब उसका स्कूल खुला और जैसा उसने सोचा था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। नए दोस्त, नया स्कूल, सब कुछ। अब उसे पहली बार ऐसे दोस्त मिले थे। अब वो उनके लिए सब करती, उनसे प्यार करती, घर पे डांट खाती और उनसे बातें भी करती। क्या हुआ? मैं माँ से बेटी की पे भटक गई। असल में वो बच्ची पटक गई थी जो अपनी माँ से एक पल भी दूर नहीं रहती थी। वो अब दोस्ती यारी के चक्कर में दुनिया में अटक गई थी। वक्त गुजरा और किसी और ने उसके सारे दोस्तों की लाइफ में उसकी जगह ले ली और अब वो धीरे धीरे अकेले रहने लगी। जिस माँ के बिना वो एक पल भी नहीं रह पाती थी, हर छोटी छोटी बात पे उसी से लड़ने लगी और अब चिड़चिड़ाने लगी, गुस्सा करने लगी। उसे अपने ही घर में कैदी वाली फीलिंग आने लगी। दिन भर बोलने वाली अब चुप सी रहती थी, अपनी हर जिद बनवाने वाली अब मांगना भी छोड़ चुकी थी। सुबह उठाए ना उठने वाली रातों को सो भी नहीं पा रही थी, लेकिन नींद तो माँ को भी कहाँ आ रही थी। हाँ, वो डिप्रेशन में जा चुकी थी और इसका कारण उसके सिर्फ नकली दोस्त नहीं, 10th था। पढ़ाई का प्रेशर, अकेलापन, दोस्त छूट जाना, मन न लगना, सब बेकार लगना और सबसे बड़ा कारण माँ से उसकी बढ़ती दूरियां थी। पिता का भरोसा डोल रहा था। वो बार बार रहने देते हैं ना, वो नहीं चाहते एग्जाम देना तो प्रेशर नहीं डालते। वो कह रही है नहीं कर पाएगी, बोल रहा था। अब बैक टू मेन कैरेक्टर आते हैं। ओके, माँ बोली ऐसे कैसे नहीं कर पाएगी, मुझे भरोसा है, मैं बात
बात करूंगी तो वो अकेले पहाड़ भी तोड़ जाएगी। लेकिन लड़की बहुत बीमार हो चुकी थी, कमज़ोर हो गई थी, पर दुनिया की कोई भी कमज़ोरी या बीमारी माँ के आगे कहाँ टिक पाएगी। माँ उसका सहारा बनी। उसने 1 महीने में जम के मेहनत की और बोर्ड में 80% लेकर आई और वो वक्त के साथ लगभग ठीक हो गई। और वो अब जब भी परेशान होती तो रात को सो ना पाती तो बस माँ की गोद में चली जाती। अब वो पहले जैसी माँ की बेस्ट फ्रेंड बन गई थी, लेकिन अब वो परेशान थी क्योंकि वो सोचती है कि वो कभी अपनी माँ से पूछ ही नहीं पाई, माँ तुम परेशान तो नहीं हो, माँ तुम ठीक तो हो ना, माँ तुम क्यों अपनी तकलीफ छुपाती हो। वो कभी कह नहीं पाई कि माँ मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, माँ मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, माँ मुझसे कभी दूर मत जाना, मैं तुम्हें खोने से सच में बहुत डरती हूँ। अब उसके पास जिम्मेदारियाँ हैं, फ़र्ज है, पर वक्त बहुत कम है। जब वो अपनी माँ को ज़बरदस्ती सजाने बैठ जाती है तो उसके चेहरे की एक एक झुर्री उसे अंदर तक झंझोर के रख देती है। हाँ, अब उसकी उम्र होने लगी है, उससे सालों से तरह तरह के रोग हैं, फिर भी घर में सबसे ज़्यादा वही चलती फिरती है। वो भी थकती है पर किसी से नहीं कहती है, इसीलिए लड़की को उसकी बहुत चिंता होती है। अब उसके मन में बस एक ही सवाल रहता है, क्या मैं अपनी ज़िंदगी की इस चुचुराती सीढ़ी को संभाल पाऊंगी? जिन हाथों को पकड़ के चलना सीखा था, क्या उन्हीं हाथों को पकड़ के उनका सहारा बन पाऊंगी? अच्छा, उन सवाल के जवाब तो पता नहीं, बस इतना पता है कि दुनिया में कोई उसके साथ हो ना हो, पर उसकी माँ हमेशा उसके पास ही नजर आएगी। माँ पे कितनी भी कविता या कहानी लिख लिए जाए, उसकी तारीफ में सब कम पड़ जाएंगी। भगवान भी जिसकी ममता को नमन करते हैं, उसकी ममता का कर्ज कोई औलाद कहाँ ही उतार पाएगी। अब इतना तो सब समझ ही गए होंगे कि इस कविता में पूरी किताब कैसे समा पाएगी, क्योंकि मैंने कहा था ना एक किताब पढ़ते हैं, तो अब ये तो सब समझ ही गए होंगे कि इस छोटी सी कविता में एक पूरी किताब कहाँ समा पाएगी, क्योंकि माँ को लिख सके ऐसी दुनिया में कभी कोई कलम ही नहीं बन पाएगी। फिर भी ये कविता अधूरी होके भी पूरी कहलाएगी, क्योंकि ये भी एक माँ की ममता के आंचल में चरणों की सेवा करते हुए अमर हो जाएगी। अच्छा, अब तो मज़े की बात बताऊं। पहली कि ये पूरी कहानी सच्ची है, दूसरी कि इस कहानी की ये माँ और ये बच्ची है। धन्यवाद। अब केवल अंतिम चरण बचा है जिसमें अध्यक्ष पाठ करता है, और रस्म अदायगी में ऐसा तरीका होता है कि जब अध्यक्ष अपना पाठ कर देता है उसके बाद कोई उद्बोधन नहीं होता। और ये आवश्यक है कि आज इतना शानदार कार्यक्रम हुआ है, तो जिन लोगों के माध्यम से ये कार्यक्रम हुआ है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है, उनकी बात को सुना है, क्योंकि उनकी बातों के में जो अमृत है वही हमें प्रेरित करता है कि हम बार बार आपके पास आएँ और अच्छा और पहले से और अच्छा करने की कोशिश करें। तो मैं उस कार्यक्रम को एक नई स्थान पर पहुंचाने के लिए, और बच्चों आप सबको जो सुनने आए हैं उनमें से डॉक्टर जहान सिंह हैं, ये प्राचार्य रह चुके हैं प्रीपियन डिग्री कॉलेज के, कानपुर का सबसे प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक है, महाविद्यालयों में से। श्री हरिनारायण तिवारी जी हैं, ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं, कई पुस्तकें हैं आपकी और बहुत काम किया है आपने साहित्य के लिए। मंचा सिंह, धर्मेंद्र जी,
साहित्य के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, सभी तरह से एक रोशनी समाज में जलाते रहते हैं। मैं उनके साथ में हमारी पूर्णिमा त्रिपाठी बहन है, ये सेंट्रल स्कूल इंटर कॉलेज में प्राध्यापक हैं, और हमारे मिश्रा जी हैं, ये शिवाजी इंटर कॉलेज में हैं, और सबसे अंत में इधर जो महान विभूति बैठी है, आपका नाम राजेश त्रिपाठी है। आप कानपुर के बड़े ख्याति लब्ध महाविद्यालय में हिंदी के प्रवक्ता हैं, और शहर में बड़े नामचीन कवियों में भी आपका शुमार होता है। तो बच्चों, अब चूँकि समाप्ति हो रही, तो मैं चाहता हूं कि आप इनकी अमृत वाणी के भी, तो ये लोग आपने जैसे कम समय लिया है, चिंता मत करें, ये लोग भी बहुत कम समय लेंगे, मगर इनकी अमृत वाणी से जो आप लोग लाभान्वित होंगे वो आप लोग बाद तक इसकी चर्चा करते रहेंगे। तो मैं सबसे पहले जहान सिंह जी को बुलाना चाहता हूँ कि वो अपने अमृत वाणी से 2 शब्द बच्चों को संबोधित करके उनको लाभान्वित करें। ये काव्य, इसको संध्या कहा जा सकता है, एक बड़ी अद्भुत उत्पत्ति है इसमें, क्योंकि ये बाल काव्य है। ये बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और आप ऐसे समझें कि ये साहित्य की, ये कविता की, ये काव्य संध्या की ककारा है। अगर कोई कविता जन्म लेती है, कोई भाषा जन्म लेती है, तो सबसे पहले हमें उसकी ओलम, ककारा, आवाज़ सा पढ़ना पड़ता। और वो अगर बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुना हो, समझा हो, तो ये ज़रूर आभास हुआ होगा कि इन बच्चों ने जो यहाँ पे ककारा पढ़ा है, वो आगे आने वाले श्रोताओं के लिए वो कविता का रास्ता दिखा रहा है। तो ये इनका जो प्रारंभ है, ये प्रारंभ आगे बहुत बड़ा सृजन के लिए इंगित करता है, एक इशारा है, और इस सब के लिए ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। और ये जो कार्यक्रम हुआ, मैं इसे बहुत सफल मानता हूँ। इसमें कुछ बच्चे ने ये एहसास दिलाया कि हम जो लोग इतना जीवन पार कर चुके हैं, उनसे बेहतर उनकी सोच है, वो हमसे आगे देख रहे हैं। तो ये आज की संध्या की उपलब्धि है। और मंच में बैठे सभी लोगों को, हमारे उपस्थित ये और आने वाले सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर से जो नवोदित संचालिका है, उसका तो भविष्य बहुत उज्जवल है, उसके लिए तालियां जरूर है। और इसी शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जहान सिंह जी। अब मैं